हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा DSC 2, चैप्टर है 5, राज्य और राष्ट्र। इसके हमने आगे के चैप्टर करा दिए हैं, 2 चैप्टर बचे हुए हैं, वो जल्दी करा दूंगा, वो भी आ जाएंगे। ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से। यहाँ पे आपको PDF और उसके नोट्स की जानकारी मिल जाया करेगी। ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक की। सीधा टॉपिक जो हमारा पहला है वो यही है कि प्राचीन भारत में जो राज्य है वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है। राज्य की शुरुआत कैसे हुई थी इसको देखेंगे। तो इसमें क्या है, अलग अलग लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ है, विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया, तो इसको समझते हैं। तो विद्वान SN आकर, ठीक है, अक्कर, इनके अनुसार अगर हम देखें, प्राचीन भारत में राज्य और सरकार की शुरुआत जो थी, ये कहते हैं धीरे धीरे हुई है। धीरे धीरे का मतलब है कि भारत की जो परंपरा थी उसमें ऐसा माना जाता था कि राजा जो है, ठीक है, जो शासन करता है, वो देवताओं के द्वारा चुना हुआ है। यानी राजा का जो पद था वो दैवीय पद माना जाता था। ठीक है। राजाओं के जन्म को दैवीय यानी डिवाइन माना जाता था, देवता से जोड़कर देखा जाता था। राजा जो है धरती पर देवताओं के प्रतिनिधि जैसे समझे जाते थे, कि वो धरती पे आए हैं तो वो देवता के प्रतिनिधि बन के आए हैं। ठीक है। राजा जो हैं वो जनता को न्याय देने वाले हैं, जनता की रक्षा करने के लिए आए हैं, ऐसा पहले माना जाता था प्राचीन भारत में। और इसी सोच के कारण प्राचीन भारत में राज्य को ईश्वरीय व्यवस्था के रूप में माना गया है, उसको हिस्सा दिया गया है। ठीक है। अब कुछ विचारक जो हैं वो राज्य को दैवीय नहीं मानते हैं। कई सोचने वाले लोग जो हैं, जैसे मान लो बुद्ध हो गए या अन्य दार्शनिक हो गए, ठीक है, ये क्या मानते हैं, ये भगवान के नजरिए से नहीं देखते हैं। ये कैसे देखते हैं, समझिए। ये कहते हैं राज्य जो है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक समझौता है, लोगों ने उसको बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। ठीक है। लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन उनका शासक होगा, कौन उन पे शासन करेगा। और राज्य का असली काम जो है लोगों की सुरक्षा करना है, लोगों की भलाई करना है, राज्य का असली काम। ठीक है। ये सोच जो है समाज आधारित राज्य की अवधारणा को दिखाता है। एक तरफ हमारे प्राचीन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता था कि राजा का जो पद होता है वो ईश्वर के द्वारा होता है। ठीक है। ईश्वर राजा को भेजते हैं शासन करने के लिए। लेकिन जो बुद्ध है या फिर अन्य जो दार्शनिक है, फिलोसफर है, वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं तो राज्य तो लोगों ने बनाया है, ठीक है, भगवान ने थोड़ी बनाया है। तो वैदिक काल में सहमति की बहुत अहमियत होती थी, बहुत ज्यादा अहमियत होती थी। भारतीय परंपरा में सहमति यानी कि लोगों की सहमति को बहुत महत्व दिया गया है। राजा की जो नियुक्ति होती थी उसमें जन सहमति की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। ऐसे ही नहीं किसी को भी राजा बना दिया जाएगा, जनता की सहमति बहुत जरूरी थी। ठीक है। सभा और समिति, वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा, राजा होता था, शासन करता था, और सभा और समिति होती थी, उसके हिसाब से शासन करता था। ठीक है। सभा और समिति जैसी संस्थाएं थी जो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसका मतलब क्या है कि राज्य को चलाने में जनता की भागीदारी थी। राजा अपनी मर्जी से तानाशाही नहीं चला सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है। तो ये विचार जो है आधुनिक पश्चिमी सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है ये समझिए। तो देखिए, पश्चिमी विचारक जैसे कि हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, रूसो हो गए, ये राज्य को समाज अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम मानते हैं। ये कहते हैं कि समाज में लोगों को जब महसूस हुआ कि उनको राज्य चाहिए, सरकार चाहिए, कानून चाहिए, तब उन्होंने आपस में कॉन्टैक्ट कर लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इसको राजा बना देंगे, ये हम पे शासन करेगा, हम इसकी बात को मानेंगे, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। पश्चिमी विचारक ऐसा मानते हैं, लेकिन जो भारतीय सिद्धांत है वो ऐसा नहीं मानता है। ठीक है। भारतीय परंपरा जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि राजा को नैतिक जिम्मेदारियों से बंधा माना गया है। राजा जो है वो नैतिक जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है। राजा जनता की भलाई के लिए, जनता के हित में काम करेगा, जनता के अनुसार काम करेगा। राजा ये नहीं है कि तानाशाही चला देगा। ठीक है। प्रशासन में धर्म, कर्तव्य और न्याय को प्रमुख माना गया था, कि जो प्रशासन होगा उसमें कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तानाशाही नहीं चलेगी। राज्य का काम केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन बनाए रखना, सद्भाव बनाए रखना भी था। जो राज्य होती है, जो सरकार होती है, जो राजा होता है, उसका काम केवल कानून बनाना नहीं था, बल्कि संतुलन कैसे बना रहे समाज में ये देखना उसका काम होता था। प्राचीन जो राजनीतिक प्रणाली है उसकी विशेषताएं देखते हैं। तो प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो थी बहुत विकसित थी। हमारे यहाँ पे नगर पालिकाएं, पंचायतें, संघ, गण, ठीक है, गणराज्य, ये सारी चीजें मौजूद थी। प्रशासन के अलग अलग स्तर होते थे। गांव के स्तर पे प्रशासन होता था, जनपद के स्तर पे होता था, राज्य के स्तर पे होता था। ठीक है। राज्य को धर्म के अनुसार चलाया जाता था। अब धर्म का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो आपके मन में आया होगा, रिलीजन। अंग्रेजी का जो रिलीजन शब्द होता है
इसका धर्म का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, धर्म का मतलब कर्तव्य है, ठीक है। तो राज्य को कर्तव्य के हिसाब से चलाया जाता था, यानी न्याय और नैतिकता मेन आधार होते थे, न्याय के आधार पे, नैतिकता के आधार पे शासन होता था। इसलिए भारत को सिर्फ राजा वाला देश नहीं बल्कि बहुत विकसित प्रशासनिक ढांचे वाला देश माना जाता था। पश्चिम से हमारे यहाँ पे विचार बिल्कुल अलग थे, पश्चिमी देशों में शासन का मतलब अलग था, हमारे यहाँ पे शासन का मतलब अलग था, ठीक है। तो देखते हैं भारतीय राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। अब राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है ये समझिए। राज्य का मतलब एक राजनीतिक व्यवस्था से है, राजनीतिक व्यवस्था में क्या होगा, प्रशासन होगा, ठीक है, इसमें नियम होंगे, इसमें कानून होंगे, इसमें जनता की भलाई के लिए पॉलिसी होगी जिसको नीति कहा जाता है, ये चीजें सारी होंगी, संविधान होगा, नियम होंगे, ठीक है। ये सब राज्य है, यानी इसमें सरकार, संविधान, प्रशासन, कानून, सीमाएं सब शामिल होती है। लेकिन राष्ट्र में ये चीजें नहीं होती। राष्ट्र में केवल राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाता, राष्ट्र को एक भावना के रूप से देखा जाता है, ठीक है। भावना के रूप से कैसे, यानी कि एक राष्ट्र है, मान लीजिए मैं यहाँ पे भारत का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो अब ये क्या है, अब इसको राजनीतिक बॉर्डर के रूप में देखोगे तो ये राज्य कहलाएगा, लेकिन इसको अंदर से देखो यानी ये भावना के रूप में देखो। यहाँ जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ के लोगों का कल्चर, साउथ इंडिया के लोगों का कल्चर, यहाँ के लोगों की भाषाएं, यहाँ के लोगों की भाषाएं, पूरे भारत में लोग जो रहते हैं उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी संस्कृति है, उनका इतिहास है, उनका कल्चर है, उनकी परंपराएं हैं, उनके त्योहार है, उनका रीति रिवाज, उनका बोलचाल का तरीका, पहनावा, रहन सहन, ठीक है, ट्रेडिशन, कस्टम, सब कुछ है। तो ये सारी चीज मिलाकर राष्ट्र बनाती है। जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो इस आधार पे राष्ट्र बनता है। भावनात्मक रूप से हम जुड़े होते हैं, ठीक है। राष्ट्र हमको भावनात्मक रूप से एक करता है। आपने देखा होगा ना कि चाहे कुछ भी हो जाए लोग अपने देश के लिए जान तक दे देते हैं, ठीक है। देश के खिलाफ लोग नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और भावनात्मक रूप से जुड़ना ही कहीं ना कहीं राष्ट्र को बनाता है। तो राज्य और राष्ट्र में अंतर होता है, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आधुनिक भारत में प्राचीन भारत की सोच से क्या फर्क है, तो आज के समय का भारत और प्राचीन भारत जो था, दोनों भारत में क्या सोच में अंतर है इसको समझना है। तो देखिए आज के समय में लोकतंत्र है, संविधान है, नागरिकों के पास अधिकार है, समानता सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य जो है वो जनता के द्वारा, यानी राज्य का मतलब सरकार, सरकार को जनता के द्वारा चुना जाता है। तो आज के समय में ये है। प्राचीन भारत में क्या था, राज्य को दैवीय व्यवस्था माना जाता था, राजा शासन करते थे, राजा को नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों से संयमित किया जाता था। प्रशासन जो था वो कहीं ना कहीं सामाजिक और नैतिक मूल्यों के आधार पे चलती थी, कर्म, ठीक है, कर्तव्य के आधार पे जो शासन था वो चलाया जाता था। तो ये डिफरेंस है भारतीय और पाश्चात्य के जो राज्य है, यानी जो पश्चिमी राज्य है और भारत का जो है राज्य की अवधारणा है, उसमें क्या फर्क है। तो जो अल्तकर है ये क्या कहते हैं, अल्तकर कहते हैं कि पुराने समय में ये जानना मुश्किल था कि राज्य जो होता है वो कैसे शुरू हुआ, क्योंकि उस समय से हमें सीधा इतिहास तो मिलता नहीं है। इसलिए आधुनिक विचारक जो हैं वो अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि विकासवाद, ठीक है, विकासवाद और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके, ठीक है। लेकिन प्राचीन भारतीय विचारक जो हैं वो ऐसा नहीं करते, वो मानते हैं कि राज्य जो है भगवान द्वारा बनाया गया है, ये दैवीय संस्था है। तो क्या अंतर है ये समझ लिया आपने कि पुराने समय में और अब के समय में यह अंतर है कि आज के समय में देखें तो राज्य को अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन पुराने समय, प्राचीन समय के जो लोग थे, ठीक है, प्राचीन समय के जो विचार थे वो ये मानते थे कि राज्य जो है वो भगवान ने बनाया है, राजा को भगवान ने बनाया है, शासन करने के लिए भगवान ने भेजा है। तो वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो आज का तरीका बिल्कुल अलग है सोचने का, लेकिन पहले का तरीका जो था वो बिल्कुल अलग था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति। महाभारत में दो कहानियां मिलती हैं, ठीक है। पहला जो है वो है दैवीय हस्तक्षेप वाली कहानी। इसमें क्या है, इसमें माना जाता है कि शुरू में दुनिया बहुत अच्छी थी, शांति थी, सुख सुविधा थी, लोग ईमानदारी के साथ रहते थे। फिर अराजकता फैल गई, यानी पहले सब कुछ अच्छा था, सुख शांति थी, सब कुछ खुशी से लोग रहते थे। अराजकता फैली, तब भगवान ने खुद एक राजा को भेजा, विरजस, ठीक है, ये क्या थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, विरजस को भेजा। भगवान ने एक कानून की पुस्तक बनाई जिसको संहिता कहा जाता था, और राजा को उसी पुस्तक के हिसाब से शासन करना था। इसका मतलब क्या था, राज्य जो है भगवान ने बनाया है और राजा भी भगवान के द्वारा चुना गया है। तो यहाँ पे प्राचीन भारत में जो राज्य को लेकर, राजा को लेकर जो सोच थी वो बिल्कुल अलग थी। प्राचीन भारत में माना जाता था कि राज्य को भगवान ने बनाया, ठीक है। फिर दूसरा विवरण है कि समाज के अनुबंध वाली कथा। इसमें क्या है, इसमें यह माना जाता है कि शुरुआत में स्वर्ण युग था, स्वर्ण युग का मतलब है सब कुछ अच्छा था,
लोग हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, सुख समृद्धि थी, सब कुछ सही था। फिर अराजकता आई, यानी लोग एक दूसरे के दुश्मन होने लगे, मारकाट होने लगी, ठीक है, सब कुछ व्यवस्था बिगड़ने लगी। तो यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे फिर लोगों ने खुद मिलकर डिसीजन लिया कि एक एक ऐसा राजा हमें नियुक्त करना चाहिए, एक ऐसा मतलब राजा हमको नियुक्त करना चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारी सुरक्षा के लिए काम करे। इसको सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी लोग मिलकर किसी को अपना शासक मान लेते हैं, लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये हमारा राजा है, ये हमारे लिए काम करेगा, और हम राजा को दैवीय मानेंगे, ठीक है, राजा को देवता की तरह मानेंगे, और लोग उसकी सत्ता को स्वीकार करेंगे। यानी लोगों ने मिलकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके शासक बनाया है, ये दूसरा विवरण है, ठीक है। अब महाभारत के हिसाब से देखते हैं, महाभारत का मुख्य संदेश क्या है। इन दोनों कहानियों में दो बातें सामान्य हैं। पहली बात तो यह है कि राज्य जो है दैवीय संस्था है, दोनों ही जगह राज्य को दैवीय संस्था माना गया है, यानी भगवान की बनाई हुई माना गया है, ठीक है। लोग जो है राजा को राज करने की अनुमति देते हैं, यानी समाज की सहमति है दोनों जगह। वहां पे भी जहां पे ईश्वर ने भेजा था राजा को, वहां पे भी लोग उसको सहमति दे रहे थे, हाँ शासन करो। और यहाँ पे जहाँ पे लोगों ने खुद सोशल कॉन्ट्रैक्ट कराए, यहाँ पे भी ये सहमति देते हैं कि हाँ भाई शासन करो। इसलिए महाभारत कहता है कि राज्य भगवान की प्रेरणा से बना है, लेकिन लोगों की सहमति बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि केवल कोई इंसान जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। लोगों को भी सहमति देनी पड़ेगी कि ये शासन करेगा तभी शासन चलेगा। बौद्ध ग्रंथ जो है वो अलग तरीके से कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ जो है जिसका नाम है दिग् निकाय, इसका सिद्धांत क्या बताता है, ये बताता है कि ये भी लगभग वही बात बताता है कि पहले स्वर्ण युग था, सब लोग खुश थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी। फिर अराजकता की शुरुआत हो गई, झगड़े होने लगे, अव्यवस्था फैलने लगी। जब ये अव्यवस्था फैली तब लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने बोला कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो न्याय करे, जो व्यवस्था बनाए रखे। इसलिए लोगों ने महाजन सम्मत यानी लोगों ने अपनी सहमति से, ठीक है, यानी पीपल यानी लोगों ने मिलकर इलेक्ट करा एक आदमी को, ऐसे व्यक्ति को चुना जो राजा बन सके, ठीक है, राजा को चुना। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत क्लियर कहता है कि राज्य जो है लोगों के द्वारा चुनकर बनाया गया है, यानी राजा को लोगों ने मिलकर चुना है अपने लिए, ठीक है। मतलब क्या है कि राज्य की उत्पत्ति समाज के अनुबंध से हुई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुई है, भगवान ने नहीं भेजा, ठीक है। ये भगवान को नहीं मानते हैं, इन्होंने बोला कि भगवान ने नहीं भेजा है। अब महाभारत जो है, महाभारत में भी कुछ बताया हुआ है, और महाभारत से अलग कैसे है, तो देखिए महाभारत की कथाओं में दो विचार हैं, एक है दैवीय राजा की, एक है सामाजिक स्वीकृति की। दैवीय राजा यानी इसमें माना जाता है कि राजा को भगवान ने नियुक्त किया है, और सामाजिक स्वीकृति का मतलब है लोग दैवीय राजा को स्वीकार करते हैं, यानी जिसे भगवान ने बनाया है, जिस राजा को भेजा है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में राजा को लोग खुद चुनते हैं यहाँ पे, ठीक है, भगवान नहीं भेज रहे हैं। यहाँ पे कोई दैवीय भूमिका नहीं मानी जाती है, यानी ईश्वर ने राजा को नहीं बनाया है, ठीक है। महाभारत और बौद्ध ग्रंथ में से एक बात समान है, यानी क्या बात समान है दोनों जगह, कि पहले स्वर्ण युग था, सब कुछ अच्छा था, लोग खुशी से जी रहे थे। फिर अव्यवस्था फैली, ये दोनों जगह माना गया है। फिर राज्य यानी शासन की जरूरत महसूस हुई, ठीक है। ये तीन चीजें जो हैं ये दोनों जगह मानी गई हैं। अब जैन सिद्धांत क्या कहता है, तो जैन सिद्धांत जिन सेना का विचार क्या है उसको देखते हैं। तो जिन सेना विद्वान जिन सेना भी लगभग यही पैटर्न बताते हैं कि शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, फिर अराजकता आ गई, फिर ठीक है, फिर लोगों को राजा की शासन की जरूरत पड़ गई। और अल्तेकर बताते हैं कि जिन सेना ने बहुत विस्तार से नहीं लिखा है इसके बारे में, उनका विचार है कि बौद्ध और हिंदू परंपरा जैसा ही था, जैसे बौद्ध और हिंदू मानते हैं वैसा ही था, ठीक है। फिर कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र को देखते हैं। अर्थशास्त्र क्या बताता है, ये कौटिल्य कहते हैं कि लोगों के बीच में झगड़े होने लगे, चोरी होने लगी, अव्यवस्था बढ़ गई, तो ऐसे में एक संस्था की जरूरत पड़ी, एक ऐसी संस्था जो कानून बनाए, जो लोगों को सुरक्षा दे, जो लोगों को के साथ न्याय करे, ठीक है। इसलिए फिर राज्य का जन्म हुआ, यानी सरकार का जन्म हुआ। और कौटिल्य बताते हैं कि राज्य जो है समाज को अराजकता से बचाने वाली ताकत है, समाज को अराजकता से बचाने के लिए राज्य उत्पन्न हुआ है, ठीक है। नारद और बृहस्पति का क्या विचार है इसको देखते हैं। तो नारद और बृहस्पति दोनों हिंदू विचारक थे, ठीक है। ये भी वही बात कहते हैं जो बाकी प्राचीन ग्रंथों में है कि सबसे पहले स्वर्ण युग था, सब खुश थे, शांत थे, बिना झगड़े के रहते थे। फिर समय के साथ अव्यवस्था फैल गई, अराजकता बढ़ने लगी, और इस अव्यवस्था को रोकने के लिए, अराजकता को रोकने के लिए, समाज को संभालने के लिए शासन की आवश्यकता पड़ी, राज्य की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। सभी जगह यही चीज मानी जाती है, यानी कि उनके अनुसार भी राज्य का जन्म
तब होता है जब व्यवस्था टूटने लगी थी, जब अराजकता फैलने लगी थी। तो यही विचार महाभारत में, जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी सेम यही पैटर्न मिलता है हर जगह। तो विस्तृत चर्चा का अभाव, अल्तेकर कहते हैं कि ये हिंदू ग्रंथ जो हैं ये बताते हैं कि राज्य क्यों बना, लेकिन कैसे बना, क्या प्रोसेस थी, ये नहीं बताते। उनका विवरण बहुत संक्षिप्त है, ठीक है, ये तो बता दिया पहले सब कुछ अच्छा था, फिर अव्यवस्था फैली, अराजकता आई, फिर राज्य की जरूरत पड़ी, इतना बता दिया। कैसे राज्य बना ये नहीं बताते हैं। यानी भारतीय ग्रंथों में राज्य क्यों आया ये तो बताया गया है, लेकिन राज्य वास्तव में कैसे बना, कौन से कदम उठाए गए, क्या घटनाएं हुई, ठीक है, ये चीजें हमको ग्रंथों से नहीं पता लगती है। हॉब्स का क्या सिद्धांत था इसको देखते हैं। तो हॉब्स कहते हैं कि प्रकृति की स्थिति, यानी लगातार झगड़े हो रहे थे, ठीक है, हॉब्स कहते हैं कि लगातार झगड़े हो रहे थे। राज्य बनने से पहले लोग एक ऐसी स्थिति में रहते थे जिसमें सभी के विरुद्ध सभी का युद्ध, ऐसे इन्होंने ऐसी थॉट्स रखे हैं, यानी कि हर कोई हर किसी से डरता था, कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई नियम नहीं था, कोई संघर्ष नहीं, ठीक है, सिर्फ संघर्ष और डर था, सॉरी, संघर्ष था, डर था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, ऐसा था। यानी मतलब शुरुआत में ही पूरी दुनिया में अराजकता थी, कोई शांति ही नहीं थी। हॉब्स ने तो ऐसा माना है कि कोई शांति नहीं थी, कोई स्वर्ण युग नहीं था, शुरू से ही बुरा हाल था। सामाजिक अनुबंध, यानी लोग अपने अधिकार छोड़ते हैं, ठीक है, फिर वो कहते हैं कि इस डर से और अव्यवस्था से, ये जो डर और अव्यवस्था का माहौल था, इससे बचने के लिए लोगों ने आपस में समझौता करा, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, और उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकार एक राजा को दे देंगे, ठीक है, यानी हम राजा को रखना चाहते हैं, राजा हमारे अधिकार ले ले, बदले में हमको सुरक्षा दे दे, भाई हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, व्यवस्था बना दे, हम व्यवस्थित रहना चाहते हैं, यानी सुरक्षा पाने के लिए और अपनी आजादी का कुछ हिस्सा जो था लोग राजा को देने को तैयार हो गए। तो यहां से राजा का शासन आया, ठीक है। फिर संप्रभु की असीमित शक्ति, हॉब्स बताते हैं कि जब लोग अपने अधिकार का एक हिस्सा राजा को सौंपने के लिए तैयार थे, तो शासक की जो पावर थी, जो शासक के पास जो शक्ति थी, वो अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। अब राजा के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है तो वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं रहता, तो लोग अपने अधिकार छोड़ देने के बाद वापिस भी नहीं ले सकते अधिकार, ना विरोध कर सकते हैं, ना शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने ही राजा को बोला है। तो इसलिए हॉब्स कहते हैं कि राज्य जो है निरंकुश हो जाता है, ठीक है, यानी बिना रोक टोक के काम करने लगता है, तानाशाही आ जाती है समाज में, और राजा ही अब क्या करता है, लोगों के साथ अत्याचार करने लग जाता है, ऐसा माहौल हो जाता है। तो हॉब्स और भारतीय सिद्धांतों की तुलना, अल्तेकर बताते हैं कि दोनों में समानताएं क्या है। दोनों मानते हैं कि पहले अराजकता, अव्यवस्था थी, ठीक है, अव्यवस्था के कारण ही राज्य की जरूरत हुई। ये दोनों मानते हैं कि भाई अव्यवस्था हुई थी, उसी के कारण आवश्यकता पड़ी थी। अब अंतर क्या है, अंतर क्या है, हॉब्स कहता है कि हॉब्स कहते हैं कि शासक जो है वो बिल्कुल निरंकुश और असीमित शक्ति वाला है, यानी निरंकुश है, जैसा मर्जी वैसे चला सकता है, पावर अनलिमिटेड है। नागरिकों के अधिकार जो है राजा को पूरे तरीके से सौंप दिए गए, राजा पे कोई रोक टोक नहीं है, राजा जनता को जवाब नहीं देता है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये ऐसा मानता है, ठीक है। भारतीय सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, राजा पे सीमाएं होती है, लिमिट्स होती है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि राजा हमेशा से, उस पर कुछ नियंत्रण होते हैं, ठीक है। दैवीय कानून संहिता को पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा कि महाभारत में भी ब्रह्मा द्वारा जो बनाई गई संहिता है, ठीक है, राजा उसी कानून का पालन करेगा, यानी राजा के लिए भी एक संविधान है जो ब्रह्मा ने बनाया है, जिसको संहिता कहा जाता है, राजा को उसका पालन करना पड़ेगा, यानी जनता की सहमति भी जरूरी है, जनता सहमत होगी राजा से तभी राजा काम कर पाएगा, राजा भी कानून के हिसाब से काम कर पाएगा। तो भारतीय सिद्धांत क्या बताते हैं कि राजा के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, जैसा कि हॉब्स ने बताया था, उनके पास तो अनलिमिटेड पावर थी। यानी भारतीय सिद्धांतों में राजा शक्तिशाली है, लेकिन भगवान और कानूनों के नीचे है, भगवान को मानना है, कानून को मानना है, यानी कि राजा जनता की सहमति पर निर्भर है। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे हॉब्स ने कहा था कि राजा के पास अनलिमिटेड पावर होती है, वो निरंकुश शासक होता है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राजा धर्म, कानून, जनता की स्वीकृति के हिसाब से काम करता है उसकी। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लॉक का सिद्धांत, ठीक है, लॉक ने क्या कहा है इसको समझते हैं। तो विद्वान जो अल्तेकर थे ये बताते हैं कि लॉक हॉब्स के बिल्कुल उलट सोचते थे। हॉब्स जो थे वो कहते थे कि समाज में पहले संघर्ष, युद्ध, डर, ये सारी चीजें रहती थी, लेकिन लॉक कहते हैं कि शांति, सहयोग और प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि शुरू में लोग जो थे वो शांतिपूर्ण थे, सबके पास प्राकृतिक अधिकार थे, जैसे जीवन की स्वतंत्र, जीवन हो गया, स्वतंत्रता, संपत्ति, सब चीजों के अधिकार होते थे। यानी लोग मानते थे कि आरंभिक स्थिति जो थी वो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था।
लॉक का सिद्धांत क्या कहता है ये समझिए। लॉक कहता है कि प्रकृति की स्थिति यानी शांति स्वर्ण युग जैसा जीवन था एक समय में। तो हॉब्स के बिल्कुल उलट हैं। और जॉन लॉक मानते हैं कि सरकार बनने से पहले मानव की स्थिति जो थी हिंदू परंपरा के स्वर्ण युग जैसी थी, यानी सब कुछ अच्छा था। लोग आराम से शांति से रहते थे, सब लोग तर्क से नियम से एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते थे। समाज तो था लेकिन सरकार नहीं थी, लेकिन समाज में शांति थी, सुख था, समृद्धि थी, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं थी। अर्थ क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि लोग मूल रूप से अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे थे, लोग मैच्योर थे, लोग कानून को मानते थे। ठीक है। कभी कभी नियम टूट भी जाते थे, इसलिए सरकार चाहिए थी। अब कभी कभी लोग नियम तोड़ देते थे, तो ऐसे में जब कोई नियम तोड़ेगा तो सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। तो कभी कभी कुछ लोग कानून तोड़ देते थे, तब हर व्यक्ति खुद ही जज और सजा देने वाला बन जाता था। अब जब खुद ही जज बन जाएंगे, सजा देने वाले बन जाएंगे, तो इससे भ्रम की स्थिति होगी, अस्थिरता होगी, अनिश्चितता पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए लोगों ने आपस में अग्रीमेंट कर लिया, यानी वो अपना न्याय करने का अधिकार छोड़कर एक सरकार बनाएंगे। ठीक है। उन्होंने डिसाइड करा कि हम खुद से न्याय नहीं करेंगे, हम एक सरकार बना लेते हैं, सरकार जो है वो डिसीजन लिया करेगी। ठीक है। तो और सरकार ही क्या करेगी? कानून को बनाया करेगी, कानून को लागू करा करेगी। फिर सरकार जो है अनुबंध की शर्तों से बंधी थी। अब देखो, लोगों ने अनुबंध कराया यानी कॉन्ट्रैक्ट कराया कि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। तो ये लॉक का सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि सरकार जो है असीमित शक्ति नहीं रखेगी। ठीक है। यानी सरकार के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए, वरना वो तो हम तानाशाही हो जाएगी। ठीक है। सरकार पर भी सीमाएं लगती हैं, सरकार की भी लिमिटेशन होगी। उसकी सारी शक्ति जो है उस अनुबंध पर आधारित होती है जो लोग आपस में करते हैं। यानी कि सारी शक्तियां किस चीज पे निर्भर होगी? जो लोग आपस में अनुबंध कर लेते हैं। सरकार अगर अनुबंध तोड़े तो उसे बदला जा सकता है। अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटती है तो सरकार को बदल दिया जाएगा। ठीक है। सरकार जो है वो जनता की सेवक है और जनता असली मालिक है। लॉक का सिद्धांत ये कहता है। तो इस हिसाब से आप देखोगे विषय लॉक और भारतीय सिद्धांतों को अगर आप कंपेयर करोगे तो लॉक क्या कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में शांतिपूर्ण था सब कुछ, स्वर्ण युग जैसी स्थिति थी। भारतीय जो सिद्धांत है वो भी स्वर्ण युग की बात करते हैं। फिर स्वर्ण युग के बाद अराजकता आ गई थी, भारतीय सिद्धांत ये बताते हैं। फिर राज्य कैसे बना? तो लोग कहते हैं कि लोगों के अनुबंध से, यानी लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये डिसाइड कर लिया कि एक सरकार होनी चाहिए। और भारतीय सिद्धांत क्या करते हैं? कहते हैं कि कई बार दैवीय नियुक्ति हुई, लोगों की सहमति से भी सरकारें बनी। ठीक है। फिर राजा या सरकार के पास क्या शक्ति होनी चाहिए? लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि सरकार के पास बहुत लिमिटेड शक्ति होनी चाहिए, सरकार अनुबंध से बंधी होनी चाहिए। अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उसको बदल दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन हमारे जो भारतीय सिद्धांत है, महाभारत और धर्मसूत्र, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राजा का धर्म यानी राजा का कर्तव्य होता है, संहिता कुछ नियम होते हैं। ठीक है। जन सहमति से की भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो ये सारी बातें हमारे सिद्धांत बताते हैं। फिर सरकार की भूमिका क्या होगी? तो ये सरकार जो है जनता की सेवक है। ठीक है। और यहाँ पे क्या माना गया है कि राजा जो है उसको धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, यानी कर्तव्य का पालन करे, जनता की सुरक्षा करने वाला होना चाहिए। तो दोनों सिद्धांतों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। अब भारतीय सिद्धांत वर्सेस लॉक का सिद्धांत। ठीक है। तो भारतीय सिद्धांत और लॉक के सिद्धांत में क्या डिफरेंस है ये समझना है। तो भारतीय सिद्धांतों में अगर हम देखें तो कहा जाता है पहले स्वर्ण युग था, हमने पढ़ा है ये। फिर अराजकता आने लगी, सब कुछ अव्यवस्था फैलने लगी। ऐसे में फिर राजा या राज्य का आना, यानी राजा और राज्य का पैटर्न मिलता है कि जब ये स्वर्ण युग था, फिर अराजकता आई, तो फिर बाद में राजा आया, राजा ने शासन चलाया। ठीक है। लेकिन भारतीय सिद्धांतों में देखें तो लॉक की तरह व्यवस्थित साफ सुथरा या चरणबद्ध सामाजिक अनुबंध नहीं मिलता हमारे यहाँ पे। हमारे सिद्धांतों में ये नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं होती है। ठीक है। उनके यहाँ राजा की शक्तियां कर्तव्य भी इतने विस्तार से नहीं लिखे गए जितना लॉक ने बताया। यानी हमारे सिद्धांतों में राजा के कर्तव्य को बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन जॉन लॉक के जो सिद्धांत है उसमें बहुत डिटेल में सारी बातें बताई गई है। फिर रूसो का सिद्धांत। रूसो का सिद्धांत क्या कहता है? रूसो की सोच जो थी वो हॉब्स और लॉक से काफी अलग थी। ये ना तो हॉब्स की तरह सोचते थे ना लॉक की तरह सोचते थे, ये बिल्कुल डिफरेंट सोचते थे। ठीक है। रूसो कहते हैं कि राज्य जो है अराजकता से बचने के लिए नहीं बना, यानी सरकार जो है ये अराजकता से बचने के लिए नहीं बनी। ठीक है। हॉब्स क्या कहते हैं? हॉब्स कहते हैं कि लोग लोग जो थे वो डर और अव्यवस्था से बचने के लिए उन्होंने राज्य बनाया था। ठीक है। लोग कहते हैं कि लोग जो थे वो न्याय और अनिश्चितता से बचने के लिए उन्होंने राज्य बनाया था। लेकिन रूसो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूसो ने कहा है कि राज्य इसलिए नहीं बना कि लोग डर डर गए थे या अराजकता में फंस गए थे। फिर कैसे? फिर कैसे बनाए भाई राज्य? रूसो क्या कहते हैं समझिए।
राज्य लोगों की आम इच्छा से अपनी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ये कहते हैं रूसो कहते हैं कि लोग पहले से ही अपने प्राकृतिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, ठीक है, इसका आनंद ले रहे थे। राज्य इसलिए बना ताकि लोग मिलकर उन अधिकारों की रक्षा कर सकें जो उनके पास पहले से थे। यानी कि कहने का मतलब है, रूसो ने ये कहा है कि लोगों के पास तो पहले से अधिकार थे, सब कुछ सही था, लेकिन उन अधिकारों की रक्षा हो सके इसलिए राज्य बनाया गया था। ठीक है, यानी राज्य जो है जनता की सम्मति, उनकी मतलब सहमति से, सामूहिक इच्छा का परिणाम है। यानी जनता चाहती थी कि भाई राज्य हो, तब राज्य आया है। रूसो और भारतीय सिद्धांतों की अगर हम तुलना करें तो हमें कुछ समानता भी मिलती है। यानी दोनों में स्वर्ण युग की बात है, यानी लोग पहले खुशहाल हुआ करते थे। ठीक है, ये बात दोनों जगह मिलती है। रूसो कहते हैं कि प्रारंभिक प्रकृति शांत स्थिति थी। भारतीय ग्रंथ में भी स्वर्ण युग की बात है, वहां पे भी शांति की बात करते हैं कि पहले सब कुछ सही था। फिर अंतर कहाँ है दोनों के सिद्धांतों में? तो भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि स्वर्ण युग के बाद अराजकता आ गई। ठीक है, इसलिए देवताओं या उच्च शक्तियों ने राजा को नियुक्त करा, और राजा जो था वो दैवीय उत्पत्ति थी, ऐसा भारतीय ग्रंथ में कहा गया है। लेकिन रूसो जो है वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं राज्य जो है अराजकता की वजह से नहीं बना है, बल्कि राज्य जो है लोगों की सामूहिक इच्छा से, लोग चाहते थे कि राज्य बने, सरकार चाहिए, इसलिए उन्होंने राज्य को यानी सरकार को बनाया है। राज्य जो है जन आधारित अनुबंध देवताओं से नहीं है। ठीक है, राज्य जो है इनके अकॉर्डिंग राज्य देवताओं से नहीं बना, राजा देवताओं से नहीं बना है, बल्कि राजा जो है जन आधारित अनुबंध, यानी जनता की इच्छा से, जनता ने मिलकर सोचा, जनता ने कॉन्ट्रैक्ट करा, या फिर ये कह लो कि जनता की इच्छा थी इसलिए राज्य बनाए। तो रूसो और भारतीय सिद्धांतों में यहाँ पे डिफरेंस है। फिर महाभारत का जो निष्फल सामाजिक अनुबंध है, इसको समझते हैं। महाभारत में एक जगह लोग आपस में अनुबंध बनाकर खुद शासन चलाने की कोशिश करते हैं। महाभारत में बताया गया है कि एक जगह ऐसी थी जहां पे लोगों ने क्या करा, खुद से मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया, आपस में मिल गए और शासन चलाने का प्रयास करा, मगर वो लोग फेल हो गए, शासन नहीं चला। फिर देवताओं से अनुरोध किया कि राजा को नियुक्त किया जाए। ठीक है, फिर देवताओं ने राजा नियुक्त किया होगा। तो ये बिंदु जो है रूसों के सबसे करीब आता है। अंतिम फैसला जो था वो दैवीय नियुक्ति से होता है, भारतीय सिद्धांत ये बताता है। ठीक है, हिंदू सिद्धांत को और डिटेल में समझते हैं, यानी ईश्वरीय आधार और अनुबंध की धारणा। प्राचीन हिंदू विचारक जो थे, इनका मानना था कि जो राज्य है यानी जो सरकार है और जो राजा है, ठीक है, यानी राज्य स्टेट और जो राजा किंग है, इसकी शुरुआत जो है दैवी है, यानी डिवाइन है, यानी भगवान ने बनाया है, भगवान ने राजा बनाया है जो शासन करेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ दैवीय नहीं, बल्कि इसमें लोगों की कुछ सहमति भी होती है, यानी कुछ मामलों में लोगों की सहमति होती है। तो नीचे दो बातें हैं जो समझा रखी हैं आपको, मैं समझाता हूँ। सबसे पहला है दैवीय आधार, यानी हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि राज्य जो है भगवान ने बनाया है, यानी महाभारतों में, पुराण में, आदि ग्रंथों में राज्य की उत्पत्ति को भगवान की इच्छा और हस्तक्षेप से जोड़कर बताया गया है। ब्रह्मा जो थे उन्होंने कानून संहिता बनाई थी। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा स्वयं एक कानून की पुस्तक यानी एक उन्होंने संहिता बनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि राजा जो है वो कैसे शासन करेगा, यानी कि राजा उसी पुस्तक के हिसाब से शासन करेगा जो कानून ब्रह्मा जी ने बनाए थे। ठीक है, ब्रह्मा जो है वो विराजस को पैदा करते हैं, यानी ब्रह्मा अपने मानस पुत्र विराजस को जन्म देते हैं और उन्हें दुनिया का पहला राजा बना देते हैं कि जाओ भाई तुम शासन करो। उद्देश्य क्या था? अराजकता को खत्म करना, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि समाज में बहुत अराजकता आ गई थी। ठीक है, लोग एक दूसरे को मारने पीटने को तैयार थे, ऐसा बुरा हाल हो गया था। तो ऐसे में ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र, ठीक है, जिसका नाम था विराजस, उसको भेजा कि जाओ तुम राजा बनो और वहां पे सुख शांति लेकर आओ। तो पहले दुनिया में अव्यवस्था थी, भगवान ने विराजस को भेजा ताकि समाज में कानून व्यवस्था जो है वो वापस लाई जा सके। इससे पता चलता है कि राज्य जो है देवताओं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो भारतीय विचारधारा के हिसाब से राज्य को देवताओं ने बनाया है। फिर है अनुबंध की धारणा, यानी दैवीय राजा होने के बावजूद भी लोगों की सहमति जरूरी थी। ये इंपॉर्टेंट है, बेशक से राजा को भगवान ने बनाया लेकिन लोगों की सहमति जरूरी थी। लोग दैवीय राजा को स्वीकार करते थे, एक्सेप्ट करते थे। महाभारत में कहा गया है कि देवताओं ने तो विराज को राजा बना दिया, लेकिन लोगों को भी उसे राजा के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इसका मतलब है कि राज्य जो है दैवीय है, लेकिन शासन की अनुमति जनता ही देगी। ठीक है, लोग खुद सिंहासन की मांग करते हैं, यानी महाभारत में एक जगह लिखा है कि लोग अराजकता से परेशान हो गए थे। तो ऐसे में उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि एक राजा नियुक्त कर दो जिसे हम मानेंगे, जिसकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। ठीक है, साफ तौर पे ये अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, क्योंकि लोग खुद डिमांड कर रहे हैं कि भाई एक राजा नियुक्त कर दो, ठीक है, हम उसकी बात मानेंगे, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे।
फिर बौद्ध सिद्धांत दिग्निकाय क्या कहता है ये समझिए। बौद्ध ग्रंथ है दिग्निकाय, इसमें कहा गया है कि समाज में अराजकता यानी लड़ाई झगड़े अव्यवस्था शुरू हो गई थी। इस अराजकता को खत्म करने के लिए लोगों ने खुद मिलकर एक व्यक्ति को राजा बना दिया, और ये चुना हुआ जो राजा था उसको कहा गया कि महाजनसम्मत, ठीक है, यानी वो सबकी सम्मति से हुआ है, यानी वो जनता के द्वारा इलेक्ट हुआ है, जनता ने उसको चुना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, राज्य जो है पूरी तरीके से लोगों की सहमति पे, लोगों के चुनाव पे आधारित है। भगवान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। जो बौद्ध सिद्धांत भगवान को नहीं मानता है वो कहता है इसमें भगवान की भूमिका नहीं है, इसको तो लोगों ने चुना है। अगर राजा अच्छे से काम नहीं करेगा तो लोग इसको गिरा देंगे, राजा को दूसरा राजा चुन लेंगे, ठीक है, ये बातें थी। हिंदू सिद्धांत वर्सेस बौद्ध सिद्धांत, यानी हिंदू हिंदू सिद्धांत जो है वो राज्य को दैवीय उत्पत्ति मानता है, राजा जो है भगवान के द्वारा नियुक्त है ऐसा मानता है, लेकिन साथ ही लोग राजा को स्वीकार करते हैं, यानी अनुबंध के तत्व भी है इसमें। लेकिन बौद्ध सिद्धांत जो है वो राज्य को पूरी तरीके से सामाजिक अनुबंध मानता है, यानी जनता की सहमति मानता है। कहने का मतलब है देवताओं की इसमें कोई भूमिका ही नहीं है, बौद्ध धर्म में देवता को माना ही नहीं जाता है। इसलिए हिंदू विचार जो है दैवीय अनुबंध है, जबकि बौद्ध विचार जो है वो शुद्ध अनुबंध है। आधुनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो देखिए, आधुनिक सिद्धांत जो है इसमें कुछ आधुनिक विचारधाराएं हैं जो कि कहती हैं कि प्राचीन समय में लोग उन व्यक्तियों को नेता या शासक मानने लगे जो किसी विशेष कौशल या चमत्कारी क्षमता की वजह से समाज में प्रभावशाली बन गए, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के लोग हो सकते थे। अब देखो, प्राचीन समय में लोग किनको अच्छा मानने लगे थे, अपना मतलब लीडर की तरह या शासक की तरह मानने लगे थे, जो स्किल्ड हो, जिनके पास कुछ विशेष कौशल हो या उनके पास चमत्कारी क्षमता हो। तो वो तीन प्रकार के लोग कौन हो सकते थे। पहला है पुजारी, यानी वे भगवान से प्रार्थना कर सकते थे, पूजा पाठ कर सकते थे, लोगों के लिए दैवीय आशीर्वाद ला सकते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता था प्राचीन समय में। इसलिए समाज उन्हें सम्मान देता था, और धीरे धीरे ये सत्ताधारी वर्ग बन गए और सत्ता में आ गए, ठीक है, शासन करने लगे। तो आप कुछ इन पिक्चर से, इन इमेज से भी कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे। सेकंड है जादूगर या तांत्रिक, यानी ये दावा करते थे, क्या दावा करते थे कि ये बारिश करा सकते हैं, ये मौसम बदल सकते हैं, ये अलौकिक शक्तियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं। इसलिए लोग इनको, इनके प्रभाव में आ गए, इनकी बातों में आ गए और इनको अपना नेता या शासक बना लिया। तीसरे थे डॉक्टर या वैद्य, यानी ये लोग घाव, बीमारी या महामारी का इलाज कर सकते थे, ठीक है। उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति माना जाता था कि ये लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जो बिल्कुल मरने वाला है उसको भी ठीक कर सकते हैं, उसको मरने से बचा सकते हैं, किसी को बुरी से बुरी बीमारियों से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इनका बहुत सम्मान होता था। इससे ये समाज के जरूरी सदस्य बन गए और धीरे धीरे कहीं ना कहीं नेतृत्व की स्थिति में भी आ गए। तो प्राचीन समय में, एक समय में ऐसा भी माना जाता था, ठीक है। तो ये आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। इन सभी की खासियत, यानी इन सब की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। इनके पास कुछ विशेष कौशल था, लोग इन पे कहीं ना कहीं निर्भर थे। फिर इन लोगों का प्रभाव जो था, इसका इन्होंने उपयोग किया और अपने आप को शासक वर्ग बना लिया, ठीक है, अपने प्रभाव की वजह से। जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग करके भी इन्होंने शासन चलाया होगा, यानी राज्य जो था धीरे धीरे प्रभावशाली लोगों से विकसित हुआ है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार से राज्य का विकास हुआ। अब इस थ्योरी को समझते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि बहुत पुराने समय में आर्य और अन्य जो इंडो यूरोपीय समुदाय थे, ये बड़े बड़े जो जॉइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवारों में रहा करते थे। इनमें सभी शामिल होते थे, दादा दादा, पिता, चाचा, बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां, सब इसमें शामिल होते थे। संयुक्त परिवारों का जो हेड होता था वो घर का सदस्य होता था, ठीक है, घर का मुखिया होता था, यानी पुरुष होता था। ये जो मुखिया होता था ये सभी सदस्यों पे अपना अधिकार रखता था, कंट्रोल रखता था। फिर समय के साथ क्या हुआ, कई संयुक्त परिवार जो थे वो मिल गए। अब संयुक्त परिवार जब मिले तो उससे कुल बन गया, फिर कई कुलों को, यानी कई कुलों को मिलाकर, ठीक है, जन बन गया, यानी जनता बन गई। फिर उन जनों को मिलाकर राष्ट्र बन गया, यानी इस तरीके से राष्ट्र बना है। और परिवार जो था, पहले परिवार में एक व्यक्ति प्रधान होता था, फिर उससे कुल प्रधान हो गया, फिर वो जन प्रधान हो गया, ठीक है, फिर वो राजा बन गया। तो ये भी एक थ्योरी है जो ऐसा बताती है कि ऐसा ऐसा रहा होगा, फिर बाद में ऐसे ऐसे हो गया होगा। इसके बाद पहला पॉइंट है स्थानीय शासन और केंद्रीय सत्ता। अब यहाँ पे समझिए, केंद्र में राजा
ऊपर से नियंत्रण, यानी केंद्र में क्या होता था, राजा होता था और ऊपर से नियंत्रण होता था, पूरा कंट्रोल करता था। तो राजा सबसे ऊपर होता था, ठीक है। ऊपर के स्तर पर राजा, यानी सबसे ऊपर जो होता था, सर्वोच्च जो होता था, वो राजा होता था, शासक होता था, जो पूरे राज्य की जो नीतियां होती है, पॉलिसी होती है, संप्रभुता होता है, उसको कंट्रोल करता था। फिर गांव नगर स्तर, यानी स्थानीय स्वशासन। गांव और नगरों में ग्राम परिषदें बनी, गांव और नगरों में गांव की सभाएं बनी, स्थानीय निकाय बने, ठीक है। ये अपने अपने क्षेत्र का प्रशासन जो था खुद चलाया करते थे। तो गांव में क्या था, स्थानीय शासन था। गांव में खुद ही लोगों ने अपनी सभाएं बना ली, खुद ही परिषदें बना ली और स्थानीय निकाय बन गया और ये गांवों का प्रशासन चलाने लगा। इसलिए शासन जो है वो मिश्रित मॉडल वाला था, यानी ऊपर जो था वो केंद्रीय राजा था, महाराजा था, जो सबसे ऊपर था। गांव के निचले लेवल पे देखें तो आम जो लोग थे, जो परिषदें थी, वो शासन करती थी, ठीक है। नीचे स्थानीय परिषदें जो थी वो अपने लोग और अपने नियमों से प्रशासन यहाँ पे किया करती थी। तो राज्य को हम देख सकते हैं कि केंद्र, केंद्र मतलब राजा, और स्थानीय शासन, इन दोनों का मिला जुला मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शासन कैसे चल रहा है, दो तरीके से चल रहा है। केंद्र, केंद्र में राजा है, और स्थानीय शासन जो लोकल जो परिषद है, इनके द्वारा मिलकर चल रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट है, केंद्र सीधे गांव नहीं चलाता था, ठीक है। केंद्र यानी राजा जो था वो सीधा गांव नहीं चलाता था। राजा जो था वो व्यापक नियंत्रण रखता था, यानी पूरा कंट्रोल रखता था। लेकिन गांव नगर का जो दैनिक प्रशासन है, रोज का जो प्रशासन था, उसमें जो स्थानीय निकाय थे वो संभालते थे, ठीक है। यानी लोकल जो बॉडी बना रखी थी, जो स्थानीय निकाय बना रखे थे, वो इनको शासन करते थे। इससे क्या होता है, प्राचीन भारत में एक अनोखा, एकात्मक और विकेंद्रित संरचना देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि पहले होती थी। फिर है पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार से राज्य का विकास। ये सिद्धांत कहता है कि पहले समाज बड़े बड़े संयुक्त परिवारों के रूप में था। समाज में बड़े बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। परिवार का मुखिया जो होता था वो सबसे प्रमुख पुरुष होता था, जिसको कुल पिता कहा जाता था, ठीक है। कुल पिता के पास पूरे परिवार का कंट्रोल होता था, वो जैसे बोलता था सबको वही मानना पड़ता था। फिर परिवार बढ़ने लगे, कई परिवार मिल गए, ठीक है। तो फिर उससे क्या हुआ, कुल बन गया, कई परिवारों को मिलने से कुल बना। फिर कई कुल मिलकर जनजाति बनने लगी, यानी ट्राइब्स बन गई। फिर उसी राज्य, उसी ट्राइब से राज्य बन गया, ठीक है। फिर शासन चलने लगा, यानी परिवार का मुख्य व्यक्ति जो था वो कुल प्रमुख था, फिर वो जन प्रमुख बना, फिर वो शासक बन गया। तो धीरे धीरे उसने पूरे क्षेत्र में अपना शासन करना शुरू कर दिया। फिर स्थानीय शासन और केंद्रीय सरकार, यानी गांव नगर का प्रशासन जो था वो किसके हाथ में था, तो गांव और नगर का प्रशासन जो था वो गांव की परिषदों के हाथ में होता था, सभाओं के हाथ में होता था, ठीक है। वहां पे स्थानीय शासन होता था, इनके द्वारा ही शासन किया जाता था। यानी स्थानीय लोग जो थे वो अपने क्षेत्र में खुद ही शासन चलाते थे। राजा जो होता था वो सर्वोच्च होता था, राजा की तो बात माननी पड़ेगी, लेकिन जो लोकल लेवल पे शासन होता था वो लोग खुद ही चलाते थे। ऊपर राजा था, नीचे स्थानीय शासन हो गया, ठीक है। यानी कि ये एक निश्चित एक मिश्रित व्यवस्था थी। जो ऊपर अगर देखें तो केंद्रीकृत राजा होता था, राजा का सबको मानना होता था, सबको राजा की बातों को मानना होता था। लेकिन नीचे अगर देखें तो स्थानीय लेवल पे, गांव के स्तर पे स्थानीय निकाय होते थे, जिनके पास अपने क्षेत्र होते थे, वो स्वतंत्र होते थे, वो शासन चलाते थे, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया, राजा सबका मालिक था, लेकिन हर गांव हर नगर पर अपनी जो डेली की जो रोजमर्रा का जो शासन व्यवस्था था वो खुद ही गांव नगर अपने आप चला लेते थे। राजा सीधे गांव में शासन नहीं करता था, ठीक है। यानी केंद्रीय सत्ता वो पूरे क्षेत्र को देखता था, वो छोटे छोटे गांव में जाके शासन नहीं चलाएगा। तो पूरे राज्य का सर्वोच्च अधिकार जो था वो तो भाई राजा के पास ही था, लेकिन गांव और नगर का सीधा प्रशासन जो था वो स्थानीय परिषद चलाती थी। इसे कहते हैं कि केंद्रीय संप्रभुता तो है लेकिन स्थानीय शासन भी है, तो दोनों मिलकर शासन चला रहे हैं, ठीक है। एकात्मक राज्य का मॉडल, ये मॉडल दो चीजों से जुड़ता है। केंद्रीकृत राजशाही, यानी ऊपर जो होगा वो राजा का कंट्रोल होगा पूरी तरीके से, और स्थानीय स्वायत्ता, यानी नीचे जो गांव होंगे, छोटे छोटे नगर होंगे, उस पे अपना खुद का शासन होगा। तो इन दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है, ये एकात्मकता का मॉडल। यानी राज्य, राज्य को देखें तो ये एक था, एकात्मक था, लेकिन प्रशासन जो था वो दो स्तर पे चलता था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, राजा है, राजा का शासन हर जगह है, राजा की बात को गांव को भी मानना है, नगर को भी मानना है, पूरे क्षेत्र को मानना है। यानी ये तो एकात्मक हो गया, लेकिन शासन दो तरीके से चलते हैं। राजा का कंट्रोल है, लेकिन जो लोकल लेवल पे शासन है वो अलग सरकार चला रही है, ठीक है, यानी वहां के लोग चला रहे हैं। तो शासन दो प्रकार के हो गए हैं। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार के सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि शुरुआत संयुक्त परिवार से है, ठीक है, शुरुआत जो है संयुक्त परिवार से होती है। प्राचीन समय में लोग बड़े बड़े संयुक्त परिवारों में रहते थे।
और जो हेड होता था वो कुलपिता होता था, उसके पास पूरे परिवार का अधिकार होता था, कंट्रोल होता था, फैसले लेने की शक्ति होती थी। परिवार फिर बढ़ने लगे, फिर गांव बने, जब परिवार बढ़े तो जनसंख्या बढ़ी तो गांव बन गए। ठीक है, धीरे धीरे संयुक्त परिवार मिलकर उनका एक गांव बन गया। और फिर वो सबसे उम्र दराज लोग, सबसे सम्मानित लोग, अनुभव वाले पुरुष जो होते थे वो गांव के मुखिया बना दिए जाते थे। फिर गांव के मुखिया जो होते हैं इनके पास राज्य जैसे अधिकार होते थे। यानी कोई विवाद सुलझाना हो, या कोई नियम बनाना हो, प्रशासन देखना हो, किसी की शादी ब्याह करवाना हो, किसी की लड़ाई झगड़े को सुलझाना हो, ये सारे काम यही करते थे। ठीक है, इनके पास अधिकार होते थे। इस प्रकार एक आप ये मान लीजिए कि राजा की भूमिका निभा रहे थे। फिर धीरे धीरे ये भूमिका जो है राजा में ही बदल गई। समय के साथ क्या हुआ, कुल पिता का परिवार पे अधिकार तो था, गांव समुदाय पर भी अधिकार इसका बदल गया। कई गांव मिलकर बड़े बड़े समूह बन गए। और फिर यही प्रक्रिया जो है किनशिप यानी राजत्व में विकसित हो गई। तो राज्य की जो जड़ें हैं ना वो संयुक्त परिवार के मुखिया के अधिकार से ही निकली है। अगला टॉपिक है प्राचीन भारत में राज्यों के प्रकार। ठीक है, समझते हैं इसको। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो सबसे आम जो शासन प्रणाली थी वो राजशाही थी। यानी कि एक राजा होगा, ठीक है, एक शासक होगा, उसका शासन होगा, उसके पास सारे अधिकार होंगे, सारे कंट्रोल होंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत में राज्य का मुख्य रूप जो था वो राजशाही था, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे आपने तीन शब्द सुने होंगे, कभी राजा के बारे में सुना होगा, कभी महाराजा, कभी सम्राट। क्या ये तीनों एक ही होते हैं या इनमें कोई डिफरेंस होता है? ठीक है, तो देखिए राजा, महाराजा, सम्राट, इनका मतलब क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। राजा जो होता है वो एक क्षेत्र या राज्य का शासक होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उसमें जो शासन करता है वो राजा कहलाएगा। ठीक है, महाराजा जो होता है वो बड़ा और महान राजा होता है जो कई क्षेत्रों पे शासन करता है। यानी एक से ज्यादा क्षेत्र है उस पे शासन कर रहा है तो वो बड़ा राजा हो गया, यानी उसको महान या फिर महाराजा कहा जाएगा। ठीक है, सम्राट जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, यानी पूरे बड़े साम्राज्य, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसका जो शासक है उसको सम्राट कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली आप क्या समझते होंगे, आप यही समझते होंगे कि राजा, महाराजा, सम्राट वगैरह ये सब एक ही चीज है, ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, नॉर्मली यही सोचते हैं सब, लेकिन इनमें भी डिफरेंस होता है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, संभावित सामंती व्यवस्था। एक यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम भी होता था। ठीक है, लेकिन इसके सबूत जो है काफी कम मिले हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सबसे ऊपर होता था सम्राट, यानी सम्राट से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, उसके नीचे होते थे महाराजा या स्वराज्य या भोज, जो भी इनको कहा जाता था। ठीक है, यानी बड़े और छोटे राजा भी होते थे। सबसे ऊपर क्या होगा, सम्राट होगा। सम्राट के नीचे फिर राजा या फिर अन्य जो शासन चलाने वाले लोग हैं वो सब होते थे। इससे एक तरह का सामंती स्ट्रक्चर बन जाता था, ढांचा बन जाता था। ठीक है, लेकिन जो अल्तेकर हैं वो कहते हैं कि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है और कोई सबूत मिला नहीं है। ये यूरोप में जो सामंतवाद होता था वहां पे जरूर होता था, लेकिन भारत में भी ऐसा था, इसको मानना थोड़ा गलत होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, गैर राज्यशाही राज्य। कुछ जगह पर राजा नहीं होता था, यानी सत्ता किसके पास होगी, फिर अगर राजा ही नहीं है तो सत्ता किसके पास होगी। तो ऐसा माना जाता है कि जो कुलीन होते थे इनकी परिषद होती थी। ठीक है, ये लोग मिलकर एक प्रधान या मुखिया चुनते थे और इसे कहते थे कुलीन तंत्र। यानी कुलीन तंत्र ऐसा भी शासन था। अब कुलीन का मतलब क्या होता है ये समझिए। कुलीन जो होते हैं वो अमीर लोग होते हैं। ठीक है, पैसे वाले लोग होते हैं, ये ताकतवर लोग होते हैं, जिनके पास ताकत है, पैसा है, जिनका वर्चस्व होता है समाज में, ये ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो समूह होता है इनका, इनकी एक परिषद होती थी। ये क्या करते थे, एक प्रधान चुन लेते थे या कोई किसी को एक मुखिया बना देते थे, और वो मुखिया जो होता था वो शासन करता था। और कुलीन तंत्र का शासन इसको कहा जाता था। एक ये सिस्टम भी बताया है। फिर फोर्थ है गणराज्य, या फिर इसको गणतंत्र या रिपब्लिक भी कहा जाता है। इसके कुछ सबूत आपको मिलेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण, ये जो ग्रंथ है, ठीक है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जैसे जो वैदिक ग्रंथ है इसमें गणराज्य का उल्लेख मिलता है। और यूनानी प्रमाण भी कुछ मिलते हैं, यानी यूनान के जो इतिहासकार थे जैसे एरियन हो गए, इन्होंने भी भारत में कई गणराज्य यानी राज्यों का वर्णन किया है। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। भारत में जनता जो है वो कुलीन परिषद के द्वारा शासित राज्य भी मौजूद थे। ठीक है, भारत में जो जनता थी उस पे कुलीन परिषद यानी लोगों की एक परिषद होती थी, वो शासन करती थी और उनको चुना जाता था। ठीक है, तो ये गणतंत्र हो जाएगा।
नेक्स्ट है शहर राज्य, यानी जिसको सिटी स्टेट कहा जाता था। तो जो ग्रीक लेखक हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो न्यास, प्रिम्पामा, पाटला, ठीक है, ये शहर जो थे ये सिकंदर के समय में स्वतंत्र शहर राज्यों की तरह काम करते थे। इसका मतलब क्या था, यहाँ पे कोई राजा नहीं था, ठीक है, राजा नहीं है तो वो स्वतंत्र है, बल्कि यहाँ पे भी कुलीन परिषद जो होती है उनकी सभाओं के यहाँ पे कुलीन परिषदों के द्वारा सभाएं करी जाती थी, कुलीन परिषदों के द्वारा ही यहाँ पे शासन चलाया जाता था, ठीक है। कुछ सिक्कों के सबूत में मिले हैं, जैसे वाराणसी हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, विदिशा हो जाएगा। ये जो शहर है इन शहरों ने अपने नाम से सिक्के जारी करे थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वाराणसी ने अपने नाम से सिक्के जारी कर दिए, इसका मतलब यहाँ पे कोई राजा नहीं रहा होगा, राजा रहता तो राजा के नाम से सिक्के जारी होते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शहर के नाम से हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे राजा का नाम नहीं लिखा था, तो शायद यहाँ पे कोई राजा नहीं रहता होगा। इससे साबित होता है कि ये स्वायत्त शहर होते थे, ठीक है, सिटी रिपब्लिक्स होते थे, ये सिटी स्टेट आप इनको कह सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। छठा होता है मिश्रित या संघीय राज्य, यानी कुछ राज्यों में कई जनजाति छोटे राज्य मिलकर संघ बनाते थे, ठीक है, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कई जनजातियां होती थी और ये मिलकर क्या करते थे, छोटे छोटे राज्य मिलाकर संघ बना देते थे, जिसको फेडरेशन कहा जाता था। जैसे कुरु पांचाल संघ आपने सुना होगा, शूद्रक मालव संघ के बारे में सुना होगा, लिच्छवी विदय महासंघ के बारे में सुना होगा, लिच्छवी मल महासंघ के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो इन राज्यों में क्या होता था, छोटे छोटे समूहों की स्वतंत्रता बनी रहती थी, जैसे एक छोटा समूह है ये स्वतंत्र है, दूसरा छोटा समूह है, ठीक है, तीसरा छोटा समूह है, ये स्वतंत्र होते थे और मिलकर एक बड़ा राजनीतिक संगठन बनाते थे, ठीक है, मिलकर शासन होता था और मिलकर एक बड़ा राजनीतिक शासन होता था यहाँ पे, और ये एक प्रकार का प्राचीन संघीय राज्य था, ठीक है। तो हमने क्या देखा, प्राचीन समय में जरूरी नहीं है हर जगह राजा का ही शासन था, कुछ जगह ऐसी होती थी जहाँ पे राजा का शासन नहीं होता, कुलीन तंत्रों का शासन होता था, वो मुखिया चुन लेते थे। कुछ जगह कुछ स्टेट तो बिल्कुल आजाद होते थे, ठीक है, कई जगह पे जनजातियां होती थी, वो छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला के बड़ा क्षेत्र बना लेती थी। तो हर जगह पे शासन व्यवस्था अलग है, कुछ जगह पे तो सामंतवाद की भी बात की गई है, लेकिन भारत में सामंतवाद पे इतने सबूत मिले नहीं है, ठीक है, यूरोप में तो होता था पर इंडिया में ऐसा होता था इसके कोई खास सबूत नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्र की चार मुख्य विशेषताएं बताओ। अगर आप किसी राष्ट्र की विशेषता बताओगे तो क्या विशेषता आपके दिमाग में आएगी, सबसे पहले आपको ये सोचना है, फिर आपको बताना है। तो देखिए, राष्ट्र में सभी लोग जो होते हैं वो व्यापक दृष्टि रखते हैं। कहने का मतलब क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर लोग केवल अपने घर, इलाके या क्षेत्र तक सोचते हैं, लेकिन राष्ट्र में सभी लोग मिलकर एक बड़ी सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक एकता को बनाते हैं। बिल्कुल देखो, क्योंकि व्यक्तिगत लेवल पे लोग छोटे अपने घर के बारे में ही सोच सकता है, अपने पड़ोस के बारे में, अपने इलाके के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोच सकता है, ठीक है, एक तरह से इसको हम क्षेत्रवाद भी कह सकते हैं। लेकिन राष्ट्र की बात जब आती है ना, तो सभी लोग मिलकर राष्ट्र की बात, पूरे देश की बात करते हैं, ठीक है, पूरी सांस्कृतिक, सामाजिक, वैचारिक एकता की बात करते हैं। यानी राष्ट्र जो होता है वो व्यापक साझा सोच होती है, साझा संस्कृति होती है, साझा मूल्य होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अपने अपनी कॉलोनी के बारे में बोलूंगा, अपने मोहल्ले के बारे में बात करूंगा, दिल्ली के बारे में बात करूंगा, मैं पूरे देश की बात थोड़ी करूंगा, ज्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन जब मैं राष्ट्र की बात करूंगा तो फिर पूरा देश आ जाएगा, उसमें साउथ भी आ जाएगा, नॉर्थ इंडिया भी आ जाएगा, ईस्ट वेस्ट सब आ जाएगा। तो राष्ट्र की जहां पे भी बात आ जाए तो ये एक व्यापक हो जाता है, यानी एक साझा सोच हो जाती है जो पूरे देश की बात करती है, जिसमें साझा संस्कृति हो जाती है, ठीक है। हमारा जो कल्चर है वो साउथ वाले जो लोग हैं उनके कल्चर से अलग है, लेकिन फिर भी हम सबको साथ लेकर चलेंगे जब हम राष्ट्र की बात करेंगे। और आसान शब्दों में समझे तो राष्ट्र का मतलब होता है सिर्फ लोग साथ नहीं रहते, बल्कि एक जैसी सोच और एक संस्कृति से भी लोग यहाँ पे जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका पॉइंट है कि राष्ट्र की अपनी सीमाएं और भौगोलिक पहचान होती है, जो देश होता है उसका अपना एक बॉर्डर भी होता है, ठीक है। आप नक्शा देखते हो, नक्शे में आप देखते हो कि जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत, जब आप भारत के बारे में देखते हो तो आपको भारत का एक नक्शा भी दिखता है, ठीक है, यानी उसका एक बॉर्डर दिखाई देता है, यानी ये बॉर्डर है, यहाँ इसके इधर पाकिस्तान है, ऊपर जाओगे तो आपको, ठीक है, आपको चाइना दिखेगा, तिब्बत दिखेगा, इधर आओगे तो आपको यहाँ पे नेपाल दिखेगा। तो यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे हर राष्ट्र की अपनी सीमाएं होती है, बॉर्डर होते हैं और भौगोलिक पहचान होती है। तो हर राष्ट्र अपने मन में एक निश्चित क्षेत्र सीमा की कल्पना करता है कि भाई ये हमारा क्षेत्र होगा, यहाँ पे हमारा राज्य होगा, हमारा देश होगा, ठीक है। उस सीमा के बाहर कोई दूसरा राष्ट्र होता है, जैसे मान लो ये हमारा भारत का नक्शा है, इसके बाहर आप चारों तरफ देखोगे तो कोई दूसरा देश दिखेगा। सीमाएं बदल भी सकती है, लेकिन सीमा बोध हर राष्ट्र के लिए जरूरी होता है। सीमाएं बदल भी सकती है, बदल कैसे सकती है, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो
कोई दूसरा देश शामिल हो जाए, ठीक है, किसी को जीत लिया जाए, उसको शामिल कर लिया जाए, तो इस तरीके से सीमाएं बदल जाती हैं। आसान शब्दों में देखें तो राष्ट्र हमेशा एक तय सीमा वाला क्षेत्र नहीं रहता है। आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो पहले पहले बहुत बड़े होते हैं, जैसे भारत देखो, भारत पहले बहुत बड़ा होता था, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के पार्ट होते थे, लेकिन अब वो अलग हो गए ना, तो यानी हमारी सीमा बदल गई। तो सीमा कभी भी परमानेंट नहीं होती, वो बदल भी जाती है। कोई देश छोटा भी हो सकता है क्षेत्रफल में, छोटे के बाद वो बड़ा भी हो सकता है, बड़े से छोटा भी हो सकता है, तो ये चीजें होती रहती है। फिर और राष्ट्र के बारे में क्या कहोगे? राष्ट्र संपूर्ण इकाई यानी स्वतंत्र पहचान होता है, ठीक है, जो भी राष्ट्र है वो एक स्वतंत्र पहचान होता है। राष्ट्र को एक संपूर्ण या संप्रभु और स्वतंत्र इकाई माना जाता है। अब संप्रभु बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी राष्ट्र के अंदर जो नेता है या जो राजा है, जिसका भी शासन है, वो स्वतंत्र होता है अपने देश के लिए डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, तो उसको संप्रभु कहा जाएगा, यानी अपने देश के डिसीजन को अपनी मर्जी से ले सकता है, तो संप्रभु है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राष्ट्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है, अपना स्वाभिमान और उसकी एक पहचान होती है, ठीक है। आसान भाषा में देखें तो राष्ट्र किसी किसी के अधीन नहीं है, उसकी अपनी अलग पहचान होती है राष्ट्र की। राष्ट्र कई राज्यों तक फैल सकता है, या एक राज्य में कई राष्ट्र हो सकते हैं, ठीक है। राष्ट्र जो है वो कई राज्यों तक फैल सकता है, या फिर एक ही राज्य में कई राष्ट्र भी हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। कभी कभी क्या होता है, एक राष्ट्र जो होता है वो कई राज्यों में फैल जाता है। जैसे आप अरब राष्ट्र देखोगे तो कई देशों में फैला हुआ है। अरब अरेबियन जो कंट्रीज होती हैं, आप उसको देखोगे तो कई जगह आपको दिखेगा। और कभी कभी एक राज्य में कई राष्ट्र होते हैं, जैसे कि आप ब्रिटेन में देखोगे, जिसमें इंग्लिश भी है, स्कॉटिश भी है, वेल्स भी है, ठीक है, ये भी होता है। और सरल शब्दों में इसको हम समझे तो राष्ट्र और राज्य हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। राष्ट्र जो होता है वो सांस्कृतिक इकाई होती है, यानी राष्ट्र कल्चरल होता है। राज्य जो होता है वो राजनीतिक इकाई होती है, ठीक है। राज्य का मतलब राजनीतिक इकाई से होता है, और राष्ट्र सांस्कृतिक। जैसे मैं पूरे भारत राष्ट्र की बात करता हूँ तो उसमें साउथ का कल्चर भी आ जाएगा, नॉर्थ का कल्चर भी आएगा, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर भी आ जाएगा, सभी जगह के कल्चर की बात करेगी। लेकिन जब मैं राज्य की बात करूंगा तो वो राजनैतिक हो जाएगा, ठीक है, फिर वो पूरे देश में राजनीतिक नजरिए से उसकी बात करेगा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्र की भारतीय अवधारणा। अब भारत के नजरिए से राष्ट्र को कैसे देखा जाता है, यानी हमारे इंडियन जो दृष्टिकोण है, ठीक है, भारतीय जो दृष्टिकोण है, वो राज्य को कैसे समझता है, राष्ट्र को कैसे समझता है, सॉरी। तो भारत की राजनीतिक परंपरा में राष्ट्र जो है बहुत पुरानी अवधारणा है, ठीक है। हमारे जो ग्रंथ है उसमें राष्ट्र शब्द जो है बार बार आता है, और ये केवल एक राजनीतिक शब्द नहीं है, बल्कि ये भावना है, संस्कृति है, भूगोल से जुड़ी एक विशाल अवधारणा है, ठीक है। ये राज्य की तरह सीमित नहीं है, राष्ट्र के अंदर सब कुछ आ जाएगा। इसमें भावनाएं आ जाएंगी, लोगों का कल्चर आ जाएगा, लोगों, ठीक है, हमारे देश का भूगोल आ जाएगा, सब कुछ राष्ट्र के अंदर आ जाता है। भारतीय राष्ट्र की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत में राष्ट्र की अवधारणा को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सिर्फ भूमि पर आधारित नहीं है, यानी इसको ये मत सोचना कि सिर्फ राजनीतिक सीमा है, बल्कि लोगों की सांस्कृतिक एकता, साझे त्योहार, देव देवता, नदियां, तीर्थ, ऋषि मुनि और जीवन मूल्यों से बनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में राष्ट्र एक भावनात्मक सांस्कृतिक एकता होती है जो लोगों को एक सूत्र में बांधती है, ठीक है। लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। जब भी देश की बात आती है तो पूरे देश की बात करते हैं, ठीक है। उसमें ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके नीचे दक्षिण में जाओगे तो कन्याकुमारी तक का जिक्र होता है, ठीक है। पूरे राष्ट्र की बात होती है, और पूरे राष्ट्र की संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी जो भावनाएं होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक सूत्र में बांधती है, ठीक है। भारत भूमि के प्रति भावनात्मक लगाव, यानी भारतीय लोग जो है वो अपनी भूमि को माता मानते हैं। आपने सुना है ना, भारत माता की जय हम बोलते हैं, तो भारतीय लोग अपनी भूमि को माता मानते हैं। जैसे कि माता, जो माता भूमि पुत्रो पितृहा, यानी मैं धरती का पुत्र हूँ। लोग स्नान करते समय जब गंगा में या किसी नदी में स्नान करते हैं तो वो गंगे चय यमुने चय ऐसे बोलते हैं, यानी नदी, पर्वतों, देवताओं का स्मरण करते हैं। भारतीय संस्कृति में राष्ट्र भाव पैदा करते हैं, ठीक है। हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, उसमें हम भूमि को अपनी माता के समान मानते हैं। अपने देश को, ठीक है, अपने देश को अपनी भावनात्मक रूप से जोड़ कर देखते हैं। हमारे यहाँ जो नदियां हैं, पर्वत हैं, देवता हैं, हम सबका स्मरण करते हैं। इसलिए विदेशी शासन के बावजूद भी हमारे यहाँ पे लंबे समय तक विदेशी शासन रहा, हमारे यहाँ पे मुगलों का शासन रहा, हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी भारत जो है एक मजबूत राष्ट्र बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि हमारे अंदर अपनी भूमि के प्रति प्रेम है, ठीक है। आप देखते हो कि लोग अपने देश की आन के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, ठीक है, देश को बचाने के लिए जान तक कुर्बान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने देश से प्रेम है।
तो ये लोगों को भावनात्मक संबंध जो है आज तक नहीं टूटा है। इतने लंबे समय तक हमारे पास विदेशी शासन रहा है, लेकिन फिर भी हमारा देश के प्रति प्रेम जो है वो खत्म नहीं हुआ। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में भी राष्ट्र के बारे में जानकारी है। तो वैदिक काल में अगर हम देखें तो वहां पे भी राष्ट्र शब्द आपको मिलेगा। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, सभी वेदों में आपको राष्ट्र की वीरता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता के बारे में जिक्र मिलता है। एग्जाम्पल, राष्ट्र धर धर्ष्यव धर्ष्यव, ठीक है, राजा राष्ट्रस्य रक्षिता, राष्ट्र बलम दत्तम। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि प्राचीन भारत में राष्ट्र का जो अर्थ था वो एक सांस्कृतिक भौगोलिक समुदाय जिसकी रक्षा राजा करते थे। अब देखो, ये थोड़े वैदिक संस्कृत वाले शब्द हैं जो थोड़े टफ होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कहीं ना कहीं राष्ट्र को क्या माना जा रहा है? राष्ट्र को एक सांस्कृतिक भौगोलिक समुदाय की रक्षा करने वाला माना जा रहा है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में राष्ट्र का विस्तार, यजुर्वेद के अनुसार राष्ट्र जो है बहुत व्यापक होता है। इसमें भूमि के साथ साथ हमारी संस्कृति आ जाती है, हमारा समाज आ जाता है, समाज की भाषा आ जाती है, हमारा धर्म आ जाता है, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी परंपराएं, हमारी कस्टम्स, रीति रिवाज, सब कुछ शामिल हो जाते हैं। ठीक है, केवल भूमि नहीं है, आप केवल भूमि का टुकड़ा मत समझना राष्ट्र, उस पर रह रहा समाज भी इंपॉर्टेंट है। समाज का कल्चर इंपॉर्टेंट है, उनकी भावनाएं, उनका सोचना, उनका रीति रिवाज, कस्टम, परंपराएं, ठीक है, धार्मिक रीति रिवाज, सब कुछ राष्ट्र के अंदर आ जाता है। इसलिए भारत में राष्ट्र जो है केवल राजनीति नहीं है बल्कि समग्र जीवन की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये चीजें आपने कभी इतनी डिटेल में सोची नहीं होंगी आज से पहले, जितना आप यहाँ पे पढ़ के सीख के जाओगे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक आधार। भारतीय राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषता जो है उसके कल्चर है। ठीक है, उसका सांस्कृतिक आधार है। तो भारतीय जो राष्ट्र है इसका मुख्य आधार है हमारी सांस्कृतिक एकता, हमारे जो साझा रीति रिवाज हैं, हमारे जो साझा मूल्य हैं, हमारी जो साझा आस्था है, ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाती है। ठीक है, हमारा एक कल्चर है जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारे रीति रिवाज है जिसको हम सदियों से, हमारे पूर्वज उसको मानते आए हैं और हम भी उसको मानते हैं, हमारे साझा मूल्य हैं। ठीक है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भूमि की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम नेचर को ईश्वर का रूप मानते हैं, ईश्वर की तरह पूजते हैं। तो ये हमारी कल्चर का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ना, ना कि केवल राज्य या सरकार। ठीक है, अब ये समझिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि केवल राज्य या सरकार तक नहीं है, बल्कि राष्ट्र जो है बहुत बड़ी कल्पना होती है। ठीक है, पूरा उसमें सारा कल्चर, सारी भावनाएं, सब कुछ आ जाता है। लेकिन जो पश्चिम है यानी वेस्टर्न कंट्री में देखें तो वहां पे राष्ट्र क्या होता है? पश्चिम में राष्ट्र राज्य और राजनीतिक सीमा तक ही सीमित होता है। ठीक है, उसमें उसको राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है, बॉर्डर के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारत में राष्ट्र को ऐसा नहीं देखा जाता, भारत में राष्ट्र को संस्कृति के रूप में देखा जाता है, एक साझा इतिहास के रूप में देखा जाता है, साझा परंपरा के रूप में देखा जाता है और भावनात्मक एकता के रूप में देखा जाता है। यहाँ से हमको क्या पता लगता है कि पश्चिम में राष्ट्र को अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे राष्ट्र को अलग नजरिए से देखा जाता है। ठीक है, इसलिए भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग क्षेत्र है, उसके बाद भी हम सांस्कृतिक रूप से एक साथ बंधे हुए हैं। वेस्ट में इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको अच्छा माना जाता है। हर देश की अपनी संस्कृति, ठीक है, हर देश की अपना एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है। हर देश के अपने परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं, त्योहार होते हैं, जीवन शैली होती है, सामाजिक आदतें होती हैं। इन्हीं में से उस देश की संस्कृति और सभ्यता बनती है। ठीक है, इन्हीं में से किसी देश की सभ्यता संस्कृति बनती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्कृति और सभ्यता जो है वो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देती है। आप चाइना में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा कल्चर दिखेगा, भारत में देखोगे ऐसा कल्चर दिखेगा, वेस्ट में देखोगे आपको कुछ ऐसा कल्चर दिखेगा। ठीक है, तो कहीं पे आपको जॉइंट फैमिली का कल्चर दिखेगा, आपको अरब कंट्री में जाओगे तो इस तरीके का कल्चर दिखेगा। तो सब जगह आपको बिल्कुल अलग तरीके से कल्चर देखने को मिलता है, सबका तौर तरीके, रीति रिवाज, कस्टम, परंपराएं, सब कुछ अलग होता है। फिर राष्ट्र भावना की उत्पत्ति कैसे होती है? तो देखिए, एक राष्ट्र तभी बनता है जब लोग अपने देश का इतिहास जाने। जब लोग अपने देश का इतिहास जानते हैं तो वो उनको अपने देश के प्रति प्रेम का भाव आता है। ठीक है, सम्मान का भाव आता है। अपनी परंपराओं को जब लोग जानते हैं, अपने पूर्वजों का जब सम्मान करते हैं, अपने देश पे जब लोग गर्व महसूस करते हैं, यही भावना जो होती है वो राष्ट्र भाव कहलाती है। ठीक है, जब लोगों के मन में अपने देश के लिए प्रेम हो, सम्मान हो, गर्व पैदा होता है, तभी असली राष्ट्र बनता है। अब सोचो, कोई ऐसा राष्ट्र हो सकता है जिसमें लोग अपने देश से प्रेम ना करते हों, अपने इतिहास से प्रेम ना करते हो, अपने पूर्वजों का सम्मान ना करते हो, अपने कल्चर का सम्मान ना करते हो? क्या आपको लगता है ऐसा कोई राष्ट्र हो सकता है दुनिया में? नहीं हो सकता। ठीक है,
एग्जाम्पल एक और बताता हूँ, शिवाजी महाराज हो गए, गुरु गोविंद सिंह हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, इनकी वीर गाथाएं जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है, राष्ट्र भाव जगता है, देश के प्रति प्रेम का भाव जगता है। फिर भारत में एक विचारधारा रही है जिसको कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। ये भावना हमारे मन में हमेशा रही है। इसका मतलब क्या है, ये विचारधारा क्या, कि राष्ट्र जो होता है ना, वो बहुत विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है, पूरी दुनिया में फैला होता है। इसका उदार अर्थ में अगर इस्तेमाल होता है तो हम ऐसा मान सकते हैं भारतीय मान्यता के अनुसार कि पूरा विश्व, पूरा संसार एक परिवार है, ठीक है। अब चाहे वो अमेरिका के लोग हों, चाहे ब्रिटेन के लोग हों, सभी हम सभी एक परिवार हैं, भारत ऐसा मानता है। हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखती है। भारत ने हमेशा शांति के लिए, सह अस्तित्व के लिए, मानवता के लिए, सहयोग, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ऐसे मूल्यों पे हमेशा जोर दिया है। तो भारत हमेशा से पूरे विश्व को शांति के रूप में देखता है, ठीक है, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो इसकी प्रयास करता है। भारत की राष्ट्र संस्कृति की विशेषताएं। तो भारत की राष्ट्र धारणा जो है वो राजनीतिक नहीं है, सांस्कृतिक है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। भारत में राष्ट्र की पहचान जो होती है भाषा के आधार पे, धर्म, तीर्थ, स्मृतियां, महापुरुष, इतिहास, उत्सव, साधना, कला, जीवन दर्शन, इन सब के आधार पे होती है, ठीक है। जब भी भारत के राष्ट्र की बात करेंगे तो हमारी सारी लैंग्वेज उसमें आ जाएगी, हमारे भारत के सभी धर्म आ जाएंगे, सभी तीर्थ स्थल आ जाएंगे, सभी स्मृतियां, यादें आ जाएंगी, ठीक है, सभी महापुरुष आ जाएंगे, हमारा इतिहास, हमारे परंपरा, कल्चर, ट्रेडिशन, ठीक है, हमारी फिलोसफी, हमारे फेस्टिवल, सब कुछ आ जाएंगे हमारे राष्ट्र के अंतर्गत। तो इन सब से बनती है हमारे राष्ट्र की भावना, ठीक है। राष्ट्र की जो अवधारणा है वो इन सबको मिलाकर बनती है, ना केवल राजनीतिक सीमा से, केवल बॉर्डर खींच देने से राष्ट्र नहीं बनता है, ठीक है, ये आपको समझना है। उदारता और समन्वय भारतीय राष्ट्र भाव का मूल है। यानी महात्मा गांधी हो गए, विवेकानंद हो गए, अन्य जो विचारक हो गए, ये भारत को उदार, शांति प्रिय और प्रेम पूर्ण राष्ट्र बताते हैं, ठीक है। भारतीय ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतमाम उदार चरिताना तू वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है कि छोटे मन वाले लोग कहते हैं कि ये मेरा है, ये पराया है, लेकिन भारत का हृदय जो है वो उदार है। जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि पूरे संसार को एक परिवार मानते हैं, ठीक है। जैसे भारत के लोगों का जो हृदय है वो उदार है, वो पूरी दुनिया को एक नजरिए से देखता है, अपना ही मानता है, किसी से भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। बेशक से उनका धर्म अलग हो, उनका कल्चर अलग हो, लेकिन हम किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। यही भावना जो है वो भारतीय राष्ट्र की आत्मा है। नेक्स्ट है राष्ट्र की पाश्चात्य अवधारणा। अब पश्चिमी देशों में देखें, अंग्रेजों की सोच क्या है राष्ट्र को लेकर, इसको समझते हैं। वो राष्ट्र को नेशन कहते हैं, ठीक है। नेशन शब्द जो है कहाँ से आया है, तो राष्ट्र, नेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के नेटियो से निकला है, नेटियो से। नेटियो का मतलब होता है जन्म लेना या पैदा होना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, पश्चिम के अनुसार राष्ट्र का मतलब हो गया वे लोग जो एक जाति या किसी भाषा या किसी धर्म या किसी परंपरा में जन्म लेते हैं, वो एक साथ रहते हैं। इसका मतलब है कि जिनमें समानता हो वही एक नेशन कहलाता है, ठीक है। यानी अंग्रेजों की राष्ट्र की भावना देखो कितनी अलग है, उनकी सोच कितनी अलग है। वो कहते हैं कि जहाँ पे एक जैसा कल्चर हो, ठीक है, समानता हो, वही राष्ट्र है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं माना जाता। भारत में देखो क्या है, भारत में आप साउथ में जाओगे आपको अलग कल्चर मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे अलग कल्चर मिलेगा, नॉर्थ में जाओगे अलग कल्चर मिलेगा, पश्चिम में जाओ, कहीं भी जाओ आपको अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, अलग ट्रेडिशन, अलग परंपराएं, लोगों के पहनावे, रहन सहन, विचार, सब कुछ आपको अलग मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे इसको गलत नहीं माना जाता, ठीक है। इन सबको राष्ट्र में समाहित कर लिया जाता है, लेकिन पश्चिम में इसको गलत माना जाता है, वहां पे एक जैसा ही कल्चर होना चाहिए, ठीक है। इस पे फोकस होता है इनका। पश्चिम की नज़र से राष्ट्र का क्या अर्थ है, तो पश्चिमी सोच कहती है कि एक निर्धारित सीमा वाला क्षेत्र, जैसे मान लो ये कोई निर्धारित सीमा वाला क्षेत्र है, इसमें रहने वाले लोग जो है इनकी समान संस्कृति होगी, एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी जाति, एक जैसी परंपरा होगी, यही राष्ट्र कहलाएगा। अगर इसी में अलग अलग परंपरा के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, तो वो राष्ट्र नहीं कहलाएगा, ठीक है। पश्चिम में क्षेत्र जो है उसकी पश्चिम में क्षेत्र यानी जिसको टेरिटरी कहा जाता है, ये राष्ट्र की मुख्य शर्त होती है, यानी एक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग है इनकी सोच। आधुनिक काल में अगर देखें तो राष्ट्र राज्य क्या है, तो आधुनिक समय में जो पाश्चात्य यानी जो पश्चिमी देश है उसमें राष्ट्र राज्य को जोड़कर एक नई अवधारणा बना दी गई है, ठीक है। यानी राष्ट्र राज्य को जोड़ दिया गया है, नेशन और पॉलिटिकल स्टेट को जोड़ दिया गया है। राष्ट्र जो है वो समानता रखने वाला समूह है पश्चिम के हिसाब से, यानी एक ऐसा समूह जहाँ पे सभी लोग एक भाषा बोलते हो, एक जैसा कल्चर हो, एक जैसा ट्रेडिशन हो उनकी, तो वो राष्ट्र है, ठीक है। अब राज्य जो है राजनीतिक सत्ता, यानी जो वहाँ पे शासन कर रहा है,
किसी एक क्षेत्र में, उसको भी जोड़ दिया गया तो राष्ट्र और राज्य एक साथ मिल गया। ठीक है, तो दोनों मिलकर राष्ट्र राज्य बन गए। यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में ये एक मुख्य मॉडल था। अब देखो ये यूरोप को पता है एक ये चीज ऐसा हो भी क्यों जाता है, वहां पे मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे ना देश छोटे होते हैं, इसलिए पॉसिबल है। भारत में पॉसिबल नहीं है, ये छोटे छोटे देश हैं और उनकी जनसंख्या बहुत कम है। अब आप ये लगा लो, भारत का जो यूपी है ना, यूपी की जो जनसंख्या है उतने में ना जाने यूरोप के कितने देश बन जाएंगे। यूरोप के देशों की जनसंख्या कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, ऐसे ऐसे तो देश है वहां पे। तो वहां पे ये चीज चल जाती है, लेकिन भारत जैसे देश में नहीं चल सकती। ठीक है, फिर राष्ट्र निर्माण में पश्चिम का दृष्टिकोण। पश्चिमी विचारधारा कहते हैं कि राष्ट्र और राज्य दोनों अलग चीजें हैं। ये राष्ट्र को और राज्य को अलग नजरिए से देखते हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में दोनों को एक ही यूनिट मान लिया गया, यानी एक ही इकाई मान लिया गया है। राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वो क्या कहते हैं कि राष्ट्र जो है एक सामाजिक सांस्कृतिक विचार है। ये राष्ट्र को एक सामाजिक सांस्कृतिक विचार मानते हैं, और राज्य जो है एक राजनीतिक संगठन है, क्योंकि राज्य का मतलब यानी सरकार का मतलब है उस क्षेत्र पे शासन करना। ठीक है, तो जब दोनों एक हो जाते हैं तो राष्ट्र राज्य बन जाता है, यानी कि एक सरकार होती है जो उस क्षेत्र में शासन करती है, और ये राष्ट्र राज्य बन जाता है। फिर पाश्चात्य यानी जो पश्चिमी विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पश्चिमी विचारधारा के अनुसार राष्ट्र कैसे बनता है ये समझिए। तो पश्चिम कहता है कि समान भाषा होनी चाहिए, समान जाति वंश के लोग होने चाहिए, समान इतिहास होना चाहिए, समान भूभाग होना चाहिए, एक जैसा कल्चर होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी तभी राष्ट्र बनेगा। ठीक है, इनसे राष्ट्र बनता है। इसलिए पश्चिमी राष्ट्रवाद अधिकतर जातीय है या फिर भौगोलिक आधार पर आधारित है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पश्चिमी देशों में जो विविधता होती है, वैरायटी होती है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मान लो कोई देश है, यहाँ पे जर्मन मूल के लोग रहते हैं, यहाँ पे फ्रेंच मूल के लोग रहते हैं। अब एक ही देश में अगर 2 मूल के लोग रहते हैं तो इनका कल्चर इनका अलग होगा, इनका कल्चर बिल्कुल अलग होगा। तो ये चीज वहां पे अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो इसको लेकर विवाद हो जाता है। ये तभी मानेंगे जब पूरा जर्मन जर्मन रहेगा, पूरा फ्रेंच फ्रेंच रहेगा, इस तरीके से। आप मुझे याद आ रहा है क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, हिस्ट्री में था आई थिंक, पॉलिटिकल में एक चैप्टर था, पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर था जिसमें बेल्जियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो बेल्जियम के बारे में, तो वहां पे भी आपने समझा होगा कि किस तरीके से वहां के लोग जो है वो अलग तरीके से सोचते हैं। नेक्स्ट है संप्रभुता। पश्चिम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संप्रभुता। पाश्चात्य विचार कहते हैं कि राष्ट्र को पूरी तरीके से स्वतंत्र। संप्रभुता का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले आसान भाषा में समझा दूं। जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये कोई मान लो ये कोई देश है। ठीक है, आप मान लीजिए देश है। अब इस देश में शासन है किसी का। अब किसका शासन है, मान लो यहाँ पे सरकार का शासन है, राजा का शासन नहीं, लोकतांत्रिक सरकार है मान लीजिए। ठीक है, या राजा मान लीजिए राजा का शासन है। अब अगर ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, यहाँ की सरकार अपने डिसीजन बिना किसी दबाव के ले सकते हैं, अपने देश के बारे में जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, तो वो स्वतंत्र है पूरी तरीके से। जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है उसको संप्रभु कहा जाता है। ठीक है, यानी उसको क्या कहा जाएगा, संप्रभु कहा जाएगा। तो किसी दूसरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं होना। अगर मान लो कोई दूसरा देश है वो उसको कंट्रोल कर रहा है और ये अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये देश उस पर कंट्रोल हैवी हावी है, तो ऐसे में फिर इसको क्या है, संप्रभु नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर वो स्वतंत्र है, अपने फैसले ले सकता है, अपने देश में जो चाहे वो बदलाव कर सकता है, तो वो संप्रभु है। तो राष्ट्र के पास अपने सभी राजनीतिक निर्णय स्वयं लेने का अधिकार होना चाहिए, इसी को हम संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, पश्चिम में राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान यही होती है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अब भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम रहा है 200 सालों तक। तो क्या हम कोई भी डिसीजन अंग्रेजों की मर्जी के बिना ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। अंग्रेज डिसीजन ले रहे थे, तो क्या भारत उस समय में संप्रभु था, आप सोचो, बिल्कुल भी नहीं था। मुगलों के शासन के समय में क्या भारत संप्रभु था, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन भारत की आजादी के बाद अब हमारा संविधान है, हमारा राज्य है, तो अब हम संप्रभु राष्ट्र कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट में बताइए। देखिए थोड़ी मजबूरी है क्योंकि पेपर का टाइम जल्दी है, इसीलिए मैं आधी वीडियो घर से बना रहा हूँ, आधी अपने ऑफिस में स्टूडियो में जाके बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, मुझे कमेंट में बताइए।